गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और मैं डी.के. राय आज मुस्लिम लॉ के जिस टॉपिक की चर्चा हम लोग करेंगे उस टॉपिक का नाम होगा विल। और विल एक ऐसा टॉपिक है, हम लोग जानते हैं कि बड़ा कॉमन टॉपिक है। विल के बारे में चाहे किसी व्यक्ति ने लॉ की पढ़ाई की हो या चाहे लॉ की पढ़ाई नहीं की हो, हर व्यक्ति विल के बारे में जानता है। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जो लॉ ग्रेजुएट नहीं है, जिसने लॉ की पढ़ाई नहीं की है, और एक ऐसा व्यक्ति जिसने लॉ की पढ़ाई की हुई है, उन दोनों की समझ में, उनके नॉलेज में अंतर होता है। तो इसलिए हम लोग इस टॉपिक की जो चर्चा करेंगे, हम लोग बहुत साधारण बातें नहीं जानेंगे, हम लोग उन बातों को भी जानेंगे, उन कंटेंट्स पर भी चर्चा करेंगे जिन कंटेंट्स को देने से आपका आंसर और अच्छा हो जाता है। क्योंकि किसी भी चीज़ की सिर्फ जानकारी होना पर्याप्त नहीं होता है, उस चीज़ को हमें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जाननी होती हैं, बहुत अच्छे तरीके से जाना होता है, ताकि हमको जब प्रेजेंट करने की ज़रूरत हो, चाहे हम ओरली प्रेजेंट करें और चाहे रिटन में प्रेजेंट करें, तो हम उसको बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर सकें। तो विल टॉपिक की चर्चा करेंगे हम लोग, और विल में, वसीयत में किन किन टॉपिक पे चर्चा होगी उनकी बात कर लेते हैं। जैसे हम लोग चर्चा करेंगे इस टॉपिक के अंतर्गत उसकी डेफिनेशन की, हम चर्चा इस टॉपिक के अंतर्गत उसके कैरेक्टरिस्टिक्स की करेंगे, यानी उसमें विशेषताएं क्या होती हैं विल की। इसके अंतर्गत हमारी चर्चा जो होगी वो एक वैलिड विल के क्या एसेंशियल्स कंडीशन होते हैं उसकी भी चर्चा करेंगे हम लोग। उसके अलावा हम इस बात की भी चर्चा करेंगे कि क्या एक विल अगर एक अजन्मे बच्चे के अनबॉर्न पर्सन के फेवर में किया जाता है तो क्या वो वैलिड होता है या नहीं होता, या फिर हम इसकी भी चर्चा करेंगे कि एक विल लैप्स कब हो जाता है, या बिल को रिवोक कब किया जा सकता है, या किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता। तो इन सब चीज़ों की चर्चा होगी, और अब धीरे धीरे हम लोग उस टॉपिक की तरफ पढ़ते हैं। सबसे पहली बात, जैसे हमने शुरू में ही कहा कि विल क्या है, ये सब जानते हैं। क्या है कि एक व्यक्ति जो होता है, कोई व्यक्ति जब अपने संपत्ति की व्यवस्था अपने मरने के बाद करके जाता है तो उस व्यवस्था को ही विल कहा जाता है, यानी वसीयत कहा। यानी अगर हम चाहते हैं कि मेरे मरने के बाद मेरी प्रॉपर्टी फलां व्यक्ति को जाए, तो जिस डॉक्यूमेंट के माध्यम से, जिस व्यवस्था के माध्यम से अगर हम ये व्यवस्था करेंगे संपत्ति संबंधी, उस व्यवस्था का नाम ही विल होता है। लेकिन इस बात को कई विद्वानों ने डिफाइन करने का भी काम किया हुआ है, हमने पीछे लिख दिया हुआ है, इसलिए ताकि इसको बार बार आपको लिखाने में समय ज़्यादा ना खर्च हो जाए। इसलिए अब देखें, बहुत लोगों ने डिफाइन किया है, लेकिन उसमें से एक दो लोगों की डिफिनीशन हमने लिख दी है। जैसे इंडियन सक्सेशन एक्ट, इंडियन सक्सेशन एक्ट में लिखा है कि विल मीन्स द लीगल डिक्लेरेशन ऑफ द इंटेंशन ऑफ ए पर्सन विथ respect to his property which he desires to take effect after his death। यानी कि वसीयत किसी वसीयतदार की अपनी संपत्ति संबंधी इरादे की विधिक घोषणा है जिसे वह अपनी मृत्यु के बाद प्रभावी करना चाहता है। ठीक है, क्या हमने देखा? संपत्ति संबंधी इरादे की विधिक घोषणा, और दूसरा वो ऐसा डिक्लेरेशन जो वो चाहता है कि उसकी डेथ के बाद इफेक्ट में आए। ठीक है, तो अब हम लोग चर्चा करते हैं दूसरा, अकॉर्डिंग टू जारमैन ने भी इनको परिभाषित करने का काम किया। जारमैन कहते हैं कि एन इंस्ट्रूमेंट बाय विच ए पर्सन मेक्स डिस्पोजिशन ऑफ हिज प्रॉपर्टी टू टेक इफेक्ट आफ्टर हिज डेथ एंड विच इज इट्स ओन नेचर एम्बुलेटरी एंड रिवोकेबल ड्यूरिंग हिज लाइफ। माने वसीयत उस विलेख को कहते हैं जिसके द्वारा कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति का ऐसा निस्तारण करता है कि वह उसकी मृत्यु के पश्चात प्रभावी हो, तथा जो स्वभाव से उसके जीवन काल में चलायमान एवं रिवोकेबल हो, यानी प्रतिसंहरणीय। तो इन लोगों ने इस तरीके से बात की। और देखिए, जब भी कोई डेफिनेशन हम लोग पढ़ते हैं तो डेफिनेशन को ही अगर अच्छे से पढ़ लिया जाए तो कैरेक्टरिस्टिक्स तो अपने आप निकल के आते हैं। यानी विल के संबंध में जो विशेषता है वो तो उसकी डेफिनेशन ही बता देता है। अब क्या होता है उसकी चर्चा हम लोग कर लेंगे।
उम्मीद है ये आप लोग नोट कर लिए हों। अब हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे, यानी कि विशेषताओं की बात करेंगे। विशेषताओं की बात करेंगे तो पहली विशेषता इसकी ये होती है कि यह क्या होता है, यह प्रॉपर्टी के डिस्पोजिशन से संबंधित होता है। इसकी पहली विशेषता तो यही होती है। पहली विशेषता हम लोगों ने देखी कि यह प्रॉपर्टी के डिस्पोजिशन से संबंधित होती है। दूसरी चीज कि यह डेथ से पहले रिवोकेबल, यह डेथ से पहले रिवोकेबल होता है। अब डेथ से पहले रिवोकेबल होने का मतलब क्या है कि एक व्यक्ति चाहे लाइफ में कितनी भी विल कर सकता है कहीं प्रॉपर्टी की। जैसे मान लो कि एक व्यक्ति ने एक प्रॉपर्टी को जो है बी को विल किया, फिर उसके बाद लगा कि नहीं, इसी प्रॉपर्टी को उसने सी को विल किया, फिर उसके बाद इसी प्रॉपर्टी को उसने डी को किया, इसी प्रॉपर्टी को ई को किया, और उसे फिर बाद में लगा कि नहीं, किसी को नहीं देंगे, विल नहीं करेंगे इस प्रॉपर्टी का, तो उसने जो है ई के पक्ष में किया गया विल कैंसिल कर दिया। अब इसका मतलब ये हुआ कि उसने जब बी के पक्ष में किया था विल तब तक तो वैलिड था, लेकिन जब ही सी के पक्ष में वही प्रॉपर्टी विल कर दी तो ये प्रॉपर्टी के संबंध में जो विल की गई थी वो लैप्स हो गई, समाप्त हो गई। इसी तरीके से जब ही डी के पक्ष में किया गया, इसके फेवर में किया गया, समाप्त हो गया, ई को किया गया तो इसके फेवर में किया गया, समाप्त हो गया, और लास्ट में जब ये कैंसिल कर दिया गया तो किसी के फेवर में किया गया विल मान्य नहीं होगा। यानी अपने लाइफ में कोई व्यक्ति एक से अधिक कितना भी विल को रिवोक कर सकता है, उसे वापस ले सकता है, समाप्त कर सकता है। तो ये चीज हो गई कि लाइफ में कभी भी रिवोक किया जा सकता है। एक तो बात ये भी है कि क्या अगर एक व्यक्ति ने बी के फेवर में, अगर ए ने बी के फेवर में कोई विल किया और उसने उससे कॉन्ट्रैक्ट भी कर लिया कि हम वादा करते हैं कि इस विल को हम कैंसिल नहीं करें, माने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, क्या वो विल को रिवोक अप कर सकता है कि नहीं कर सकता? तो इसका जवाब है कर सकता है, क्योंकि जो चीज रिवोकेबल है उसे कॉन्ट्रैक्ट करके भी इररिवोकेबल नहीं बनाया जा सकता। यानी कॉन्ट्रैक्ट कर लेने के बावजूद भी विल जो है रिवोकेबल ही रहेगी, और जब तक वो जीवित रहेगा तब तक विल को रिवोक कर सकता है। अगर हम अगली चीज की बात करें तो अगली चीज है कि यह टेस्टेटर के डेथ के बाद इफेक्ट में आता है। क्या हमने बात की कि यह टेस्टेटर के डेथ के बाद इफेक्ट में आता है, यानी कि जिस व्यक्ति ने विल किया है उस व्यक्ति की डेथ से पहले जिस व्यक्ति के फेवर में विल किया गया है उसका उस प्रॉपर्टी में कोई हक नहीं होता। यानी अगर इन्होंने इनकी डेथ से पहले उसका कोई हक नहीं होता, ये कभी भी रिवोक कर सकते हैं इस नाम। अगली चीज है
नो फॉर्मेलिटी, नो एनी फॉर्मेट, यानी कि किसी भी प्रकार की औपचारिकता, किसी भी प्रकार के प्रारूप की आवश्यकता नहीं है विल के लिए। मुस्लिम लॉ के अंतर्गत जो विल किया जाता है उसके लिए किसी औपचारिकता, किसी प्रारूप की जरूरत नहीं है। वो रिटन भी हो सकता है, ये वो ओरल भी हो सकता है, वो रजिस्टर्ड भी हो सकता है, वो स्टाम्प से भी हो सकता है, वो इन सब के बिना भी हो सकता है। तो विल में देखना ये होता है कि उस व्यक्ति का इंटेंशन क्या है कि वो किसको प्रॉपर्टी देना चाहता है, वो वैलिड होता है, उसमें किसी प्रकार के प्रारूप या फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं होती। तो क्या विशेषताएं हम लोगों ने, और भी बहुत सारी विशेषताएं हो सकती हैं। क्या विशेषताएं हम लोगों ने देखी? प्रॉपर्टी के डिस्पोजिशन से संबंधित होना, मरने से पहले रिवोकेबल होना, मरने के बाद इफेक्ट में आना, और किसी प्रकार के फॉर्मेलिटी का न होना। अब हम इसके आगे बढ़ेंगे, और इसके आगे बढ़ने का मतलब ये मैं थोड़े जल्दी इसलिए बताता हूं क्योंकि एक तो ये कि ये वीडियो बहुत लंबी ना हो जाए, और दूसरी बात ये होती है कि हम ये प्रिज्यूम करके चलते हैं कि आप जो लोग वीडियो देख रहे हैं वो या तो लॉ ग्रेजुएट हैं या लॉ में पोस्ट ग्रेजुएट हैं, यानी पीसीएस जे और एपीओ और एचजेएस और इस तरीके की परीक्षाओं की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और जब आप इस तरीके की परीक्षा की प्रिपरेशन करते हैं तो इस प्रकार की परीक्षाओं में आपसे अपेक्षा की जाती है कि आपका आंसर जो होगा वो बहुत कम समय में होगा और आपको कंटेंट्स अधिक से अधिक उसमें डालने हैं। अब ये एलएलबी एलएलएम वाली परीक्षा नहीं है कि आपको 35 या 45 मिनट एक क्वेश्चन पे मिल रहा है और लिख रहे हैं, अपना पेज भर रहे हैं। पेज भरने का कॉन्सेप्ट नहीं होता है, यहाँ कंटेंट्स डालना होता है। आपको बहुत लिमिटेड समय, 45 मिनट में आप एलएलएम में एक क्वेश्चन लिखते हैं, और यहाँ आपको जुडिशियरी में आपको स्टेट पर डिपेंड करता है 3 से 4 क्वेश्चन लिखने पड़ जाते हैं। तो इसलिए आपको बहुत कम समय में फालतू यानी फिलोसॉफिकल चीज़ों को तो देने की जरूरत नहीं होती। आगे बढ़ते हैं हम लोग। रिक्वेसाइट्स, रिक्वेसाइट्स ऑफ ए वैलिड विल, यानी कि एक वैध वसीयत, एक वैध वैलिड विल की क्या क्या आवश्यक शर्तें होनी चाहिए, उसकी चर्चा हम लोग अब करेंगे। तो उसमें पहली चीज आ जाएगी कि टेस्टेटर कंपिटेंट होना चाहिए। टेस्टेटर मस्ट बी कंपिटेंट। टेस्टेटर मस्ट बी कंपिटेंट, यानी वसीयत करता वसीयत करने में सक्षम होना चाहिए। और वसीयत करता वसीयत करने में सक्षम कब होगा? पहली चीज उसमें सक्षम वो होता है, पहली चीज अगर मुस्लिम लॉ की हम लोग बात कर रहे हैं तो वो मुस्लिम होना चाहिए। दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज है कि वो मेजर होना चाहिए, और तीसरी चीज है कि वो साउंड माइंड होना चाहिए, और चौथी चीज भी अगर जोड़ दें तो ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी भी होना चाहिए। ठीक भाई, वसीयत तो वही करेगा ना जिसकी प्रॉपर्टी हो। तो कंपिटेंट होना चाहिए जो टेस्टेटर है, यानी वसीयत करने वाला, मुस्लिम होना चाहिए, मेजर होना चाहिए, साउंड माइंड होना चाहिए, और ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी होना चाहिए, प्रॉपर्टी का मालिक होना चाहिए। एक चीज ध्यान रखिएगा इसमें कि मेजर होना चाहिए, इसका मतलब क्या बुलूग वाला मेजर, यानी कि क्या प्यूबर्टी वाला, एज ऑफ प्यूबर्टी की जो है वही मेजोरिटी की एज है? नहीं। मुस्लिम लॉ में बहुत सारी चीजों में हम लोग देखते हैं कि मेजोरिटी की एज 15 ईयर्स होती है, लेकिन बहुत सारी चीजों में देखने का मतलब सारी चीजों में नहीं, यानी कुछ चीजों में मेजोरिटी की एज जो होती है वो इंडियन मेजोरिटी एक्ट के अंतर्गत रेगुलेट होती है। तो यहां भी विल करने में इंडियन मेजोरिटी एक्ट लागू होता है।
इंडियन मेजोरिटी एक्ट 1875, और ये बात कहता है कि जो 18 इयर्स का है वही मेजर। तो विल करने के लिए उसकी मेजोरिटी की एज 18 इयर्स होनी चाहिए। तो ये बात हो गई कि कॉम्पिटेंट होना चाहिए, मुस्लिम होना चाहिए, मेजर होना चाहिए, साउंड माइंड होना चाहिए और प्रॉपर्टी का मालिक होना चाहिए। एक चीज और देखनी है इसमें, और वो है सुसाइड, यानी आत्महत्या। ये मैं इसलिए चर्चा कर रहा हूं क्योंकि देखिए, जब भी विल की जाएगी वो फ्री कंसेंट होनी चाहिए। तो विल फ्री कंसेंट होनी चाहिए। और अगर कोई व्यक्ति विल करने से पहले जहर खा लिया था, यानी सुसाइड का अटेम्प्ट किया, और फिर उसके बाद उसने विल बना, क्या वो विल वैलिड होगी? और एक स्थिति ये हो सकती है कि उसने विल बनाया और उसके बाद उसने सुसाइड अटेम्प्ट किया या सुसाइड कर लिया। कौन सी विल मान्य होगी? कोई मान्य नहीं होगी या दोनों मान्य होगी? देखिए, उसमें दो चीजें हैं। एक केस लिख लीजिए, मजहर हुसैन वर्सेस बोधा बीबी। मजहर हुसैन वर्सेस बोधा बीबी। मजहर हुसैन वर्सेस बोधा बीबी के केस में मैटर ऐसा कुछ था, उसका जजमेंट बाद में बताते हैं, पर फैक्ट बताते हैं कि एक्चुअल में सुसाइड वाले मामले में रूल क्या होता है। कि देखें, दो स्थितियां हो सकती हैं। एक स्थिति पहले ठीक है ना, यानी पहले सुसाइड किया गया, सुसाइड अटेम्प्ट किया गया और फिर विल की गई। दूसरी परिस्थिति, पहले विल की गई फिर सुसाइड किया। तो अगर इसमें ये स्थिति हो कि पहले सुसाइड अटेम्प्ट किया गया, माने पहले जहर खाया गया फिर विल लिखा गया, तो ये विल सिया लॉ के अंतर्गत वैलिड नहीं। लेकिन पहले विल किया गया फिर सुसाइड किया गया, तो ऐसी स्थिति में ये विल वैलिड हो। ठीक है, इसलिए ये वैलिड नहीं होती कि पहले सुसाइड अटेम्प्ट करे, जैसे कि मान लीजिए जहर खा ले और फिर उसके बाद विल करे। तो ये इसलिए वैलिड नहीं होता क्योंकि फ्री कंसेंट माना जाता है कि नहीं होता। कोई व्यक्ति आत्महत्या का प्रयत्न कर ले, माने जहर खा ले, उसकी मानसिक स्थिति उस समय तो नॉर्मल नहीं हो सकती, ऐसी कल्पना भी नहीं की जा सकती। तो इसलिए इसका मतलब है कि उस समय उसका फ्री कंसेंट नहीं था, इसलिए वो सिया लॉ के अंतर्गत वैध नहीं होता। लेकिन पहले विल कर ली गई और फिर विल सुसाइड किया गया तो वो वैलिड होता है। और यही बात मजहर हुसैन वर्सेस बोधा बीबी में थी कि एक व्यक्ति ने एक दिन अपनी प्रॉपर्टी का वन थर्ड एक किसी के फेवर में उसने विल किया और उसके अगले दिन जो है उसने सुसाइड अटेम्प्ट किया। माना गया कि विल वो वैलिड हो। ठीक, आगे बढ़े फिर। आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने के क्रम में एक बात तो हो ही गई है, तो उसको आप कंडीशन में आप ना भी डालें तो काम चल जाए। हमने बात की कि टेस्टेटर मस्ट बी फ्री कंसेंट। ठीक है, तो फ्री कंसेंट तो उन्होंने लिख भी लीजिए, टेस्टेटर मस्ट बी फ्री कंसेंट। ठीक है, मैंने स्वतंत्र सहमति से उसने ऐसा किया। तीसरी बात यह है कि लिगेटी कौन होता है? जिसके फेवर में विल किया जाता है। लिगेटी मस्ट बी कॉम्पिटेंट। ऐसी कोई विशेष फॉर्मेलिटी नहीं लिगेटी के लिए। लिगेटी के लिए ये है मस्ट बी कॉम्पिटेंट, मतलब लिगेटी जो है माइनर भी हो सकता है, लिगेटी मंदिर भी हो सकती है, मस्जिद भी हो सकती है, मुसलमान भी हो सकता है, गैर मुसलमान भी हो सकता है। तो विल जिसके फेवर में किया जा रहा है
उसको बहुत कॉम्पिटेंट होने की जरूरत नहीं होती, वो बस एक्सेप्ट उसके द्वारा किया जाना चाहिए, तो उसके फेवर में। क्वेश्चन वहां समस्या आती है कि विल इन फेवर ऑफ अनबॉर्न पर्सन, या यूं कह सकते हैं इसको कि चाइल्ड इन मदर्स वार्म, चाइल्ड इन मदर्स वार्म। इसका कहने का मेरा मतलब यह है कि यदि कोई बच्चा मां के गर्भ में है तो क्या ऐसी वसीयत वैध होगी? हो सकती है, जरूरी नहीं कि हो सकती है, लेकिन उसके लिए कंडीशन, उसके लिए कंडीशन है। यानी कोई बच्चा जब मदर के वार्म में है तो उसके फेवर में की गई विल तभी वैलिड होगी जब पहली बात कि चाइल्ड ने टेस्टेटर की डेथ से पहले जन्म ले लिया। यानी कि जिस अनबॉर्न बच्चे के फेवर में जो विल किया जा रहा है, पहली जरूरी चीज ये है कि जब उसकी डेथ हो, यानी वसीयत करता की टेस्टेटर की डेथ से पहले जो चाइल्ड है उसको बाहर हो जाना हो, तभी वैलिड होगा। पहली शर्त तो ये है। दूसरी बात, सिया में बात और सुन्नी के सिया के अंतर्गत है कि 10 मंथ और सुन्नी के अंतर्गत है 6 मंथ। ठीक, इसका मतलब ये हम बताना चाह रहे हैं कि उसकी डेथ से पहले जन्म तो ले लेना है, और साथ में ये दूसरी शर्त क्या पूरी होनी है कि अगर सिया लॉ के अंतर्गत है तो उसे 10 महीनों के भीतर बर्थ ले लेना है, या फिर अगर सुन्नी है तो उसे 6 महीने के भीतर जन्म लेना है। कब से? कब से? इनकी डेथ से नहीं, जिस दिन विल की गई उस विल की डेट से जो है 10 या 6 महीने के भीतर उसे जन्म ले लेना है, अन्यथा उसके फेवर में की गई विल वैलिड नहीं होगी। तो इसमें देखिए वैसा नहीं है, जैसे मान लीजिए कोई विल करता है अनबॉर्न यानी चाइल्ड जो है अभी माँ के गर्भ में है उसके लिए, और उसमें ये हुआ कि 4 महीने के भीतर ही वो व्यक्ति डेथ कर गया, जो टेस्टेटर है, अभी बच्चा जन्मा नहीं, बच्चा 5 महीने बाद जन्मता है, यानी कि उसके मरने के 1 महीने बाद वैलिड होगी? नहीं होगी, क्योंकि पहली शर्त पूरी नहीं हो पा रही है। और पहली शर्त क्या कर रही है कि टेस्टेटर की डेथ से पहले उसे जन्म ले लेना, ये तो तय है। और दूसरी बात ये कह रहा है कि चलिए मान लीजिए वो जिंदा है तो सिया लॉ के अंतर्गत उसे उस विल करने की डेट से 10 महीने के भीतर, और सुन्नी के अंतर्गत उसे विल करने के 6 महीने के भीतर बार हो जाना होगा, तभी उसके फेवर में विल वैलिड होगी। आगे बढ़ेंगे। चौथी कंडीशन, प्रॉपर्टी मस्ट बी bequeathable। प्रॉपर्टी मस्ट बी bequeathable, यानी कि प्रॉपर्टी वसीयत किए जाने योग्य होनी चाहिए। सभी प्रकार की प्रॉपर्टी को आप नहीं कर सकते, वसीयत वो वसीयत योग्य होनी चाहिए। और कोई प्रॉपर्टी वसीयत योग्य कब होगी? जब वो ट्रांसफरेबल हो, और दूसरी बात को वो एग्जिस्टेंस में, ट्रांसफरेबल हो और एग्जिस्टेंस में,
यानी कि वो अंतरणीय हो और अस्तित्व में। ट्रांसफरेबल कौन सी प्रॉपर्टी? तो लगभग सभी प्रकार की प्रॉपर्टी ट्रांसफरेबल होती है। आपने ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के सेक्शन 6 में पढ़ा है कि ऑल काइंड्स ऑफ प्रॉपर्टी इज ट्रांसफरेबल, कुछ कुछ हो। तो यानी कुछ प्रॉपर्टी ऐसी भी होती है जो ट्रांसफरेबल नहीं होती। तो ऐसी प्रॉपर्टी होनी चाहिए जो ट्रांसफरेबल होनी चाहिए, और दूसरी चीज एग्जिस्टेंस में होनी चाहिए। और एग्जिस्टेंस में कब? एट द टाइम ऑफ डेथ ऑफ द टेस्टेटर, यानी कि जो टेस्टेटर है उसकी डेथ के समय उसे एग्जिस्टेंस में होना जरूरी है, न कि उस समय जिस समय विल किया गया। ठीक। अगली बात बहुत फालतू सा है लेकिन फिर भी लोग नोट कर लें कि प्रॉपर्टी लीगेटी द्वारा एक्सेप्ट की गई। ठीक है, यानी कि जिसके फेवर में किया जा रहा है उसके द्वारा एक्सेप्ट किया जाना चाहिए। ये बहुत ऐसी कोई बहुत जरूरी चीज नहीं है। कभी कभी क्या होता है ना कि जिसके फेवर में किया जा रहा है उसने एक्सेप्ट नहीं किया तो उसके गार्जियन ने एक्सेप्ट कर लिया, अगर वो माइनर है। चलिए मान लीजिए मेजर है, तो अगर किसी के फेवर में विल की गई और उसने एक्सेप्ट नहीं किया लेकिन रिजेक्ट भी नहीं किया, तो प्रिज्यूम कर लिया जाता है कि उसने एक्सेप्ट कर लिया, तो वहां एक्सेप्ट मान लिया जाता है। ठीक है, तो ये चीज है इसके एसेंशियल कंडीशन। और एक जरूरी चीज जो है उसमें चर्चा हम लोग करेंगे, इसको हमको लगता है मिटाना पड़ेगा। चलिए अच्छा फिर देख लेते हैं कि विल टेस्टेटर द्वारा मुस्लिम लॉ के रेस्ट्रिक्शन कि विल टेस्टेटर द्वारा मुस्लिम लॉ के रेस्ट्रिक्शन के अधीन किया गया। ठीक, ये भी याद रखना। इसका मतलब ऐसे नहीं समझ में आ रहा होगा कि मुस्लिम लॉ के रेस्ट्रिक्शंस के अधीन किया गया हो, यानी रेस्ट्रिक्शन लगाती है कुछ मुस्लिम लॉ कि अपनी प्रॉपर्टी का आप कितना कर सकते हैं विल, और कितना बिना पूछे कर सकते हैं सक्सेसर से, कितना पूछने के बाद कर सकते हैं। तो यही रेस्ट्रिक्शन की बात कर रहा हूं कि रेस्ट्रिक्शन का पालन किया जाना चाहिए। और मैं बताता हूं कि क्या रेस्ट्रिक्शन है। जैसे बात हम लोग करते हैं, यहां पे बात हम लोग करते हैं कि जैसे मान लीजिए, पहले मान कर लीजिए कोई भी मुस्लिम 1/3 अपनी प्रॉपर्टी का 1/3 अगर विल करता है, तो अगर वो स्ट्रेंजर को करता है, स्ट्रेंजर समझ रहे हैं, यानी किसी ऐसे व्यक्ति को करता है जो उसका उत्तराधिकारी नहीं है, सक्सेसर नहीं है, तो उसके लिए किसी से, चाहे वो शिया ला हो चाहे सुन्नी ला हो, चाहे शिया हो और चाहे सुन्नी हो, अगर स्ट्रेंजर को किया जाता है तो किसी से कंसेंट लेने की जरूरत नहीं होती। फिर से मैं इस बात को रिपीट करता हूं कि अगर कोई व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी का 1/3 तक किसी अन्य व्यक्ति स्ट्रेंजर को विल करता है, तो चाहे वो शिया ला हो चाहे सुन्नी ला हो, किसी से कंसेंट लेने की जरूरत नहीं। लेकिन दूसरी बात हमको जो ध्यान रखना है कि अगर कोई व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी का विल अपने सक्सेसर में से ही किसी को करता है, तब वहां समस्या होता है। तो अपनी प्रॉपर्टी सक्सेसर यानी उत्तराधिकारियों में से ही किसी को करता है, तो शिया लॉ के अंतर्गत 1/3 तक किसी से पूछने की जरूरत नहीं। फिर से कि सक्सेसर को किया जाता है तो भी शिया लॉ के अंतर्गत 1/3 तक किसी से पूछने की जरूरत नहीं है।
लेकिन सुन्नी लॉ के अंतर्गत अगर 1/3 भी यानी 1 रुपया भी विल किया जाएगा सक्सेसर को, उत्तराधिकारी को, तो अन्य उत्तराधिकारियों से सहमति लिए बिना ऐसा नहीं किया जा सकता। ठीक, माने गैर को आप दे सकते हैं लेकिन उत्तराधिकारी को नहीं दे सकते। सुन्नी लॉ के अंतर्गत कितना भी हो कंसेंट से ही करेंगे। जैसे मान लीजिए ना, ए एक वसीयत करने वाला व्यक्ति है, इसके बी, सी और डी संतान है, स्वाभाविक है कि इसके उत्तराधिकारी यही होंगे। वसीयत अगर किसी गैर को कर रहे हैं, जेड को 1/3 तक, तो चाहे सिया हो, सुन्नी हो, कोई भी हो, किसी से कोई कंसेंट लेने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर यही 1/3 तक भी अगर किसी यदि उत्तराधिकारियों में से किसी एक को देंगे तो बाकी के उत्तराधिकारियों से कंसेंट लेने की जरूरत पड़ जाएगी। किस लॉ के अंतर्गत? सुन्नी के अंतर्गत। सिया कहता है 1/3 तक आप दे सकते हैं, उसमें आपका अधिकार। अब हम बताते हैं कि 1/3 से अधिक देना है, ठीक है ना, यानी कि मोर देन 1/3। अगर 1/3 से ऊपर देना है तो 1/3 से ऊपर देने में तो चाहे वो गैर हो यानी कि स्ट्रेंजर हो, चाहे सक्सेसर हो, उन सब मामलों में सिया हो चाहे सुन्नी हो, कंसेंट की जरूरत पड़ेगी। किसकी? सक्सेसर के कंसेंट की। तो ये है, प्रॉपर्टी भी 1/3 तक तो दी जा सकती है लेकिन 1/3 से ज्यादा नहीं दी जा सकती। तो उम्मीद है कि ये बात समझ में आ गई होगी। नहीं आई होगी तो इस बात को आप रिपीट करके 2-3 बार सुनिए। तो ये बात कंप्लीट हो गई हम लोगों की कि क्या क्या एक बार माने टेस्टेटर वैलिड कॉम्पिटेंट होना चाहिए, टेस्टेटर फ्री कंसेंट होना चाहिए, लीगेसी जो है वो भी कॉम्पिटेंट होना चाहिए, प्रॉपर्टी वसीयत योग्य होनी चाहिए, प्रॉपर्टी जो है लीगेटी द्वारा एक्सेप्ट किया जाना चाहिए, और विल टेस्टेटर द्वारा मुस्लिम लॉ के रेस्ट्रिक्शन के अधीन किया गया हो, यानी 1/3 और उत्तराधिकारियों से कंसेंट वाला कंसेंट। अब हम उसके आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। लैप्स ऑफ लीगेसी, यानी कि क्या अगर कोई व्यक्ति जिसने विल की हुई है, जैसे मान लीजिए ए ने बी के फेवर में विल किया, विल कब इफेक्ट में आती है? आप जानते हैं कि जब इनकी डेथ होगी तो इसके फेवर में जाएगी, डेथ से पहले तो कोई हक होता नहीं। हुआ ये कि बी की डेथ ए की डेथ से पहले हो तो सुन्नी लॉ के अंतर्गत लैप्स हो जाती है, ठीक है, सुन्नी लॉ के अंतर्गत लैप्स हो जाती है। कहने का मतलब है कि अगर हाँ, कोई विल कैंसिल कब हो जाती है, हमारा सेंस यही है, कोई विल कैंसिल कब हो जाती है, लैप्स कब हो जाती है? कब कैंसिल हो जाती है? कि जब जिसके फेवर में विल किया गया है उसकी डेथ टेस्टेटर की डेथ से पहले हो जाए तो सुन्नी लॉ के अंतर्गत लैप्स हो जाती है, लेकिन सिया लॉ के अंतर्गत लैप्स नहीं होती। सिया लॉ के अंतर्गत लैप्स नहीं होती। क्यों? क्योंकि विल आप जानते हैं कि अपने जीवन काल में कभी भी ये रिवोक कर सकते हैं। तो जब इनकी डेथ हुई और इनका इंटेंशन इनके सक्सेसर को देने का नहीं होता तो ये विल को कैंसिल कर देते, लेकिन इन्होंने नहीं किया। इसका मतलब इनका इंटेंशन है कि बी के जो उत्तराधिकारी हैं, बी अगर मर जाए तो उनके उत्तराधिकारियों को वसीयत चली जाए, ठीक है। रिवोकेशन ऑफ डेथ, यानी कि वसीयत का प्रतिसंहरण। क्या विल करने के बाद रिवोक किया जा सकता? बिल्कुल किया जा सकता। यही तो हम इतनी देर से चर्चा करते आ रहे हैं
लेकिन उसके तरीके क्या क्या हो सकते हैं? एक्सप्रेस रिवोकेशन और दूसरा होता है इम्प्लाइड रिवोकेशन। एक्सप्रेस रिवोकेशन और इम्प्लाइड रिवोकेशन, यानी प्रत्यक्ष प्रतिसंहरण और विवक्षित प्रतिसंहरण। एक्सप्रेस रिवोकेशन का मतलब, एक्सप्रेस रिवोकेशन ही तो है कि एक व्यक्ति ने जिसके फेवर में विल किया, उसने क्या किया कि उस विल को कैंसिल कर दिया, रद्द कर दिया, कहा कि नहीं अब हमारा विल नहीं है, तो एक्सप्रेस रिवोकेशन हो गया। इम्प्लाइड रिवोकेशन क्या है कि वो साफ साफ मना नहीं करता, लेकिन उसके एक्ट से रिवोकेशन मान लिया जाएगा या रिवोकेशन हो जाता है। जैसे ए ने बी के फेवर में विल किया, बड़े खुश थे बी, उन्होंने वही प्रॉपर्टी सी को सेल कर दी, विल मान्य हुआ नहीं। ये विल का रिवोकेशन ही तो है, लेकिन ये एक्सप्रेस नहीं बल्कि इम्प्लाइड है, क्योंकि इन्होंने जो इनको सेल कर दिया तो फिर अब उसके बाद इनकी प्रॉपर्टी रही ही नहीं, तो बी के पास कहाँ जैसे जाएगी, तो वो रिवोकेशन हुआ, लेकिन वो इम्प्लाइड रिवोकेशन। यानी विल का रिवोकेशन हो सकता है जीवन में कभी भी, एक्सप्रेसली भी किया जा सकता है और इम्प्लाइडली भी किया जा सकता है। तो ये रहा हम लोगों का टॉपिक विल, और विल के संबंध में हमने लगभग सारी बातें चर्चा की हैं। फिर भी अगर कोई बात छूट गई हो तो आप लोग एक बार बुक उठा लीजिएगा और उसको देख लीजिएगा। धन्यवाद।